गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स में ज्यामिति, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ज्यामिति में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन एंड्स एंगल्स के बारे में। ज्यामिति के अंदर 5 टॉपिक आते हैं, वो 5 टॉपिक हम बताते हैं आपको। पहला है रेखा व कोण, दूसरा है त्रिकोण त्रिभुज, दूसरा टॉपिक है त्रिभुज, तीसरा टॉपिक है बहुभुज और चौथा टॉपिक है चतुर्भुज और 5वां टॉपिक है इसमें वृत्त। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यामिति के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ज्यामिति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये शब्द कहाँ से आया, ठीक है। ज्यामिति को हम ऐसे समझते हैं, जैसे ज्यामिति कोई नया शब्द नहीं है। ज्यामिति को बहुत पहले समय से प्रयोग में लाया गया है। इसको हमें यूक्लिड बाबा ने अपने पुस्तक एलिमेंट्स में कई बार, मतलब सभी विषयों के बारे में अध्ययन करके एलिमेंट्स के थ्रू हमें प्रस्तुत किया। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यूक्लिड बाबा की पुस्तक है एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स, जिसके 13 भाग है, ठीक है। जिसके 13 भाग है, 13 भागों को पुस्तिका कहते हैं। यानी कि इसकी 13 भाग है, उसको 13 पुस्तिकाओं में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूक्लिड बाबा के बारे में। यूक्लिड बाबा ने हमें 3 निष्कर्ष दिए ज्यामिति के बारे में। 3 निष्कर्ष किस किस के बारे में दिए वो भी हम जान लेते हैं। जैसा पहला दिया उन्होंने बिंदु के बारे में, दूसरा दिया हमें रेखा के बारे में और तीसरा टॉपिक दिया हमें समतल के बारे में। ज्यामिति के अंदर एक चीज और हम जान लेते हैं, जैसे कुछ स्वयं सिद्ध निष्कर्ष भी होते हैं जिनको हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये साइन किसका है, ग्रेटर देन का, यानी कि बड़ा, और ये साइन है लेस देन, यानी कि छोटा, और ये साइन है बराबर का, इक्वल, ठीक है। और चौथा साइन है नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, बराबर नहीं, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो स्वयं सिद्ध निष्कर्ष है वो क्या है। पहला हम जान लेते हैं, जैसे कि अगर A ग्रेटर देन B, कॉमा B ग्रेटर देन C, कॉमा A ग्रेटर देन C, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो A है वो C से बड़ा होगा, अर्थात A ग्रेटर देन C। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये इससे बड़ा ही होगा। और दूसरा निष्कर्ष हम जानते हैं इसी का उल्टा, जैसे कि A लेस देन B, कॉमा B लेस देन C, कॉमा C लेस देन A। इससे भी हम एक चीज पता चलती है कि जो A है वो C से भी छोटा हो, मतलब A C से भी छोटा होगा, ठीक है। A C से छोटा होगा। फिर दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि अगर A बराबर B, कॉमा B बराबर C, कॉमा C बराबर A, ठीक है। तो हम स्पष्ट हमें यह ज्ञात होता है कि जो A है वो C के बराबर होगा,
क्योंकि जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और सी ए के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे कि ए नॉट इक्वल बी, कॉमा बी नॉट इक्वल सी, कॉमा सी नॉट इक्वल ए। तो इससे भी हम ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ए है, यानी कि ए का मान अगर बी के बराबर नहीं है और बी का मान सी के बराबर नहीं है, सी का मान ए के बराबर नहीं है, तो ए का मान सी के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपको बताए थे अभी मैंने, यूक्लिड बाबा ने 3 निष्कर्ष दिए थे हमें, पॉइंट, लाइन और प्लेन, PLANE, जिसको हम सरफेस भी बोलते हैं, SURFACE, यानी कि समतल। दूसरा है रेखा, तीसरा है बिंदु। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बिंदु की परिभाषा के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। बिंदु, बिंदु एक ऐसा भाग है जिसके और हिस्से नहीं किए जा सकते। बिंदु एक ऐसा भाग है जिसका और कोई हिस्सा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह एक अंततम हिस्सा होता है, यह एक अंततम हिस्सा होता है। फिर हम बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है, अर्थात इसके बारे में बात करते हैं हम। रेखा एक अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है। ठीक है, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, ये इनकी परिभाषा है। हालांकि ये एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है, लेकिन इनसे संबंधित मतलब क्वेश्चन कथन के रूप में आते हैं कि कौन सी परिभाषा सही है, कौन सी परिभाषा गलत है। ठीक है, और समतल की हम बात कर लेते हैं। समतल यह भी एक मतलब बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ होता है जिसकी मतलब हाइट मतलब बिल्कुल नगण्य होती है, शून्य होती है। लंबाई चौड़ाई तो होती है लेकिन उसकी हाइट है वो शून्य होती है। ठीक है, जैसे कि समतल आकृति इस तरीके की होती है, तो मतलब जो इसकी आकृति है इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। सरफेस समतल, बिंदुओं का एक ऐसा पथ, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जिसकी चौड़ाई शून्य होती है। अब हम बात कर लेते हैं, जब इन्होंने तीनों निष्कर्ष दिए थे तो और भी वैज्ञानिक थे, थेल्स है, पाइथागोरस है, इन्होंने इनकी जो यूक्लिड बाबा की जो परिभाषाएं हैं इनको गलत साबित कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने बताया कि जब मतलब यूक्लिड बाबा ये बोल रहे हैं कि बिंदु एक अंततम हिस्सा है, और इनकी ये भी परिभाषा थी कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, अर्थात उसकी त्रिज्या शून्य होती है। लेकिन इस बात को हम भी जानते हैं कि अगर कोई वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्या तो होगी ना, तो फिर इसकी परिभाषा ये अपरिभाषित हुई, यानी कि इसको गलत माना गया। दूसरी बात, उन्होंने इसके बारे में बोला था समतल बारे में, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जिसकी चौड़ाई शून्य होती है। अब आप बताइए, कोई आकृति है तो उसकी चौड़ाई तो होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी चौड़ाई तो अवश्य ही होगी। इसलिए इस परिभाषा को भी अपरिभाषित माना गया। इसी प्रकार इस परिभाषा को भी अपरिभाषित माना गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेखा के बारे में। रेखा, लाइन, रेखा, इसको मतलब ये अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है
जिसको हम आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसको इधर की तरफ भी और इसको इधर की तरफ भी अनंत दिशाओं तक मतलब इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसको एक मान लेते हैं, ये कोई रेखा है ए बी, इस पर अनंत बिंदु है, ये अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। अब इसको हम आगे आगे भी बढ़ा सकते हैं यूं, क्योंकि जो ये साइन है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा है, इधर ये भी आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा है, अर्थात हम इसको आगे और पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड, रेखाखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, अभी इसकी परिभाषा क्या है? यह एक रेखा का ऐसा खंड होता है जिसको मतलब ना तो आगे बढ़ाया जा सकता है ना पीछे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात यह फिक्स होता है। इसकी जैसे कि कोई रेखा है ए बी, ठीक है, अब जो इसका हिस्सा है ये, अब ये फिक्स है, ये इसका खंड हो गया, यानी कि ये 5 सेमी का है, तब ये 5 सेमी का ही रहेगा, ना तो इसको 6 सेमी का कर सकते हैं ना इसको 4 सेमी का कर सकते हैं, अर्थात ये इसका खंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा हुई? रेखा का एक ऐसा हिस्सा, रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सरेख और असरेख के बारे में। ठीक है, COLLINEAR, कॉलिनियर पॉइंट, POINT। दूसरा है नॉन कॉलिनियर पॉइंट, COLLINEAR, नॉन कॉलिनियर, POINT। इसको बोलते हैं असरेख। और इसको बोलते हैं
ये कोण एक है, ये कोण दो, ये कोण तीन, ये कोण चार, ये कोण पाँच और ये कोण छः, ये सात और ये आठ। ऐसी इसी प्रकार इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कौन है। तो इन कोणों के बारे में हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या है ये, ठीक है। पहले हम बात करते हैं समांतर रेखा के बारे में। तो जैसे कि जो एक कोण है, कोण एक बराबर होगा कोण सात के। क्यों होगा वो हम आपको बताएंगे। कोण दो बराबर होगा कोण पाँच के, कोण दो बराबर है कोण पाँच के। इसी प्रकार कोण चार बराबर है कोण छः के, कोण चार बराबर है कोण छः के। और कोण तीन बराबर है कोण पाँच के, कोण तीन बराबर है कोण पाँच के। क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। संगत कोण हमेशा हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं इनमें से, एक और चार, ठीक है। कोण एक बराबर है कोण चार के, कोण दो बराबर है कोण तीन के, और कोण पाँच बराबर है कोण पाँच बराबर है कोण आठ के, और कोण सात बराबर है छः के, कोण सात बराबर है कोण छः के। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब अंतःकोणों की बात कर लेते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं, जो दो रेखाओं के अंदर अंदर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कोण तीन है, कोण सात है, कोण चार है और कोण पाँच है, ये कोण आठ है, ठीक है। कोण पाँच बराबर होगा कोण आठ के, हाँ सही है। ये कोण अंतःकोण कहलाते हैं। यानी कि दो रेखाओं के अंदर जो मध्य बीच में जो कोण बनते हैं एक रेखा के, और ये अंतःकोण कहलाते हैं, ठीक है। अब इनको हम बताते हैं आपको। जैसे कि कोण चार प्लस कोण पाँच बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण तीन और कोण सात, कोण तीन प्लस कोण सात बराबर 180। अभी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब दो रेखाओं के मध्य कोई तीसरी रेखा उसको काट रही है, एक साइड रेखा के, जो तिर्यक रेखा के एक साइड दो रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है वो अंतःकोण बनते हैं, और इन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो ये दोनों कोण हैं इनका योग 180 डिग्री होगा। अब इसमें बात करते हैं तो देखो इसमें जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जैसे कि जो कोण है ये कम है, तो ये मतलब इससे ये कम होगा, क्योंकि देखो दो रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो ये कोण ज़्यादा होगा, ये कोण कम होगा। यानी कि जैसे कि हम लिख लेते हैं इसको, कोण छः है वो बड़ा होगा कोण सात से। इसी प्रकार ये कोण है इससे बड़ा होगा, कोण एक बड़ा होगा कोण चार से। इसी प्रकार कोण तीन बड़ा होगा कोण दो से। इसी प्रकार कोण आठ बड़ा होगा कोण छः से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करते हैं अब। PERPENDICULAR परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाएं, लंबवत
रेखाएं, लंबवत रेखाएं, इसकी क्या परिभाषा होती है? जब किसी एक रेखा के ऊपर, जब किसी एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा लंबवत होती है तो उसके दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसकी यही परिभाषा है। जब किसी रेखा के ऊपर, जब किसी रेखा के ऊपर, किसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा लंबवत हो, लंबवत हो तो वह लंबवत रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसका डायफ्राम हम देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई रेखा है, जैसे कि ये कोई रेखा है, अब इसको कोई दूसरी रेखा इस पे लंबवत है। ठीक है, और ये इसके दोनों ओर बने कोण 90 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट में लंबवत है, इसलिए इसके दोनों साइड हमेशा 90 डिग्री के कोण ही बनेंगे। अब हम बात करते हैं कोण के बारे में। कोण के बारे में ध्यान रखने लायक क्या चीज़ है? कोण, कोण, कोण इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ANGLE, एंगल। ठीक है, इसकी क्या परिभाषा है? जब किसी बिंदु से, जब किसी एक ही बिंदु से दो किरण प्रारंभ होती है, अलग अलग दिशा में प्रारंभ होती है, तो वह एक कोण का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको हम थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, जब किसी एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से दो रेखाएं नहीं, किरण, जब किसी एक ही बिंदु से दो किरण अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जाती है तो कोण का निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है, जिसको हम थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। थीटा से व्यक्त करते हैं। अब इसको हम बताते हैं आपको ये कैसे। जैसे कि ये कोई बिंदु है, जैसे कि ये कोई बिंदु है, इससे कोई दो किरण प्रारंभ हो रही है, ये A है, ये B है, तो ये कोण है थीटा, दो रेखाओं के मध्य बना कोण है थीटा, वो कोण कहलाएगा। ये कोण यही नहीं यही बन रहा है, ये इसके पीछे भी बन सकता है। ठीक है, ये दोनों साइड बनता है। इसमें ध्यान रखने लायक क्या चीज़ है इसकी परिभाषा में, कि मतलब इसमें रेखा नहीं, इसमें ओनली किरण, किसी बिंदु से, किसी एक ही बिंदु से जब दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाती है तो वह कोण का निर्माण करती है, जिसको हम थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम कुछ स्पेशल केस के बारे में जान लेते हैं, सहरेख के बारे में। सहरेख के अंदर मतलब स्पेशल केस क्या होते हैं? इसमें स्पेशल केस क्या है? SPECICAL, स्पेशल केस। कि कोई रेखा है, इस पर अनंत बिंदु होंगे, हमेशा हमेशा इस पर अनंत बिंदु होंगे। दूसरी बात क्या है? किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है,
किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है। और तीसरी स्थिति क्या है कि दो बिंदुओं को, तीसरी स्थिति क्या है इसकी, दो बिंदुओं को हमेशा हमेशा एक दूसरे से मिलाने वाली एक ही रेखा होगी, ना कि दो, ना कि और। ओनली स्पेशल केस है ये, ध्यान रखने लायक चीज है। जैसे कि कोई दो बिंदु है, इनको मिलाने में वाली रेखा हमेशा एक होगी, चाहे ये बिंदु यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, ओनली हमेशा हमेशा एक ही रेखा होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन, जैसे कि कई बार एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि हम देखते हैं ए बी सी डी ई, ए बी, ये किरण है, ए बी किरण। दूसरा ए बी रेखा, ए बी रेखा, ए बी रेखा। तीसरा है ए बी रेखाखंड, ए बी रेखा खंड। चौथा है ए बी रेखा। और पांचवा है ए बी रेखाखंड। अब आपको देखने में तो ये चीज़ें एक जैसी लग रही होगी, आपको देखने में तो ये सारी चीज़ें एक जैसी लग रही होगी, लेकिन आपको मैं बता दूँ इसमें ध्यान रखने लायक क्या चीज़ है। जैसे कि ये मार्क, इसमें ये मार्क, इसमें ये मार्क, इसमें ये मार्क, इसमें ये मार्क। इसी से हमें पता करना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये साइन होता है ये रेखा के लिए होता है, आपको बताया था मैंने। और ये साइन होता है, अभी आपको बताया मैंने, किरण के लिए। और ये साइन होता है खंड के लिए, रेखा खंड के लिए, रेखा खंड के लिए। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ तीर का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब है इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको ओनली एक साइड ही बढ़ाया जा सकता है। और ये रेखाखंड का ये मतलब इसका साइन क्या है कि ये फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको ना तो आगे बढ़ाया जा सकता है ना ही पीछे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हमें इन पांचों ऑप्शन में से ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि ए बी, इस पहले ऑप्शन को देखते हैं, ए बी किरण। लेकिन किरण के लिए क्या है, ये साइन होना चाहिए। क्या ये साइन है यहाँ पे? नहीं है, तो ये गलत है। दूसरी ये रेखा है, तो रेखा के लिए यहाँ साइन क्या है, ये, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत। और तीसरा है, तीसरा ऑप्शन रेखाखंड। रेखाखंड में ये साइन होना चाहिए, तो ये साइन यहाँ पे है, यानी कि ये सही है। इसी प्रकार रेखा, रेखा के लिए अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों साइन होना चाहिए दोनों तरफ, लेकिन इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो ये गलत। इसी प्रकार इसमें रेखाखंड, रेखाखंड में क्या साइन है, ये, इसका अर्थ क्या होता है, किरण, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेखाखंड, इसलिए ये भी गलत। ओनली इसमें से एक ऑप्शन सही है, ये सी, इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट लेकर के। धन्यवाद।